हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में 12th क्लास में पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और ये 20 क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है सेकेंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उस चैप्टर में से 20 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन यानी 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन जो है हर साल पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास में पूछे जाते हैं। तो इनको जो है आप अच्छे से याद करें। ओके फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन जो है 1 और 2 नंबर वाले हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा तथा कब दिया गया था। इस प्रश्न का उत्तर है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र में यह भाषण दिया गया था। ठीक है ना, 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र में यह भाषण जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और फर्स्ट टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आप क्या समझते हैं, तो आपको उसमें भी यही लिखना था पूरा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा विशेष सत्र में जो 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भाषण दिया गया था उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आपको ये लिखना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा और ये भी जो है इस बार फर्स्ट टर्म में पूछा गया है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम लिखे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, तो बस आपको लिखना था खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाता कि मतलब ये किस प्रांत के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये किस प्रांत के थे? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मतलब किस इनको जो है क्यों सीमांत गांधी कहा जाता है, तो इनको सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गांधी जी के सिद्धांतों में अटूट विश्वास के कारण उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। और ये जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के भी विरुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मतलब उस व्यक्ति का नाम लिखे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध थे, उस मुस्लिम व्यक्ति का नाम लिखे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान लिखना है। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पहले विदेशी व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आता है कि देसी रजवाड़ों से क्या अभिप्राय था, अंग्रेजों ने देसी रजवाड़ों के प्रति क्या नीति अपनाई। तो ये सब मैंने वीडियो में भी बना रखा है, लेकिन इस पर जो है सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 1-1, 2-2 नंबर के मैं अलग से लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देसी रजवाड़े देखिए सबसे पहले क्या है। देसी रजवाड़ों से अभिप्राय उन रियासतों से था जो ब्रिटिश भारत का अंग नहीं थे परंतु उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की हुई थी। ठीक है, जो मतलब अंग थे, जो क्षेत्र थे, जो रियासत थे जो ब्रिटिश भारत के अंग नहीं थे, ठीक है ना, भारत के अंग नहीं थे परंतु उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की हुई थी, उन्हें क्या कह रहे थे हम? रजवाड़े कह रहे थे, उनको हम देसी रजवाड़े कह रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अंग्रेजों ने देसी रजवाड़ों के प्रति क्या नीति अपनाई। तो देखिए उन्होंने क्या नीति अपनाई। स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी शासन ने घोषणा की थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के खात्मे के साथ रियासतें भी आज़ाद हो जाएंगी और वह अपनी इच्छा से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। यह निर्णय लेने का अधिकार किनको दिया गया था? जो रियासतों के जो शासक थे, रजवाड़े के जो शासक थे, उनको यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। तो अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने देसी रजवाड़ों के प्रति यह रुख अपनाया कि उन्होंने कहा कि आप जो है रजवाड़े के जो शासक है वो अपने क्षेत्र को किसी भी एरिया में मतलब भारत या पाकिस्तान कहीं भी शामिल कर सकते हैं या अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। और यह निर्णय लेने का अधिकार उन्होंने जो राजा थे वहाँ के रजवाड़े के उनको दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये रुख अपनाया अंग्रेजों ने रजवाड़ों के प्रति। ओके, इसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यह एक सहमति पत्र था जिस पर रजवाड़ों के शासकों को भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर करने पड़ते थे। इस हस्ताक्षर का अर्थ यह था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। ठीक है,
तो सरदार पटेल ने भी यही किया था जब 565 रजवाड़ों का वो विलय कर रहे थे सरदार पटेल, तो उन्होंने क्या किया, सबसे जो है इस सहमति पत्र पर यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाएं। ठीक है, और इस साइन का मतलब यही था कि आप जो है भारतीय संघ में शामिल हो गए हैं और आप शामिल होने के बाद जो है दोबारा विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपसे जबरन इसमें जबरन साइन नहीं करवाया जा रहा, आपको जबरन विलय नहीं किया जा रहा भारतीय संघ में। ठीक है, तो उन्होंने जो है सरदार पटेल ने समझा बुझा कर सबको कर ही लिया था। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब यही है कि मतलब रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए उन्हें एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। यह एक सहमति पत्र था। ठीक, तो आपको जो है यही लिखना है कि यह एक सहमति पत्र था और इस पर रजवाड़ों के शासकों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता था भारतीय संघ में मिलाने के लिए। ओके, इसके बाद देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके कारण ही भारत का विभाजन हुआ था। मेन कारण था ये भी भारत के विभाजन के लिए। तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत अगर 1 नंबर में आपसे पूछा जाए तो क्या लिखना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश अर्थात पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार जो है कई लोगों का यह कहना था कि भारत जो है किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम 2 कौम रहते हैं यहाँ, इसीलिए जो है मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की उन्होंने, पाकिस्तान का गठन किया जाए द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत, आपको इतना ही लिखना है अगर 1-2 नंबर में पूछा जाते। ठीक, इसके बाद देखिए एक अमृता प्रीतम नाम की जो कवियत्री हैं, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कि अमृता प्रीतम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी देखिए अमृता प्रीतम कौन थी। अमृता प्रीतम पंजाबी क्या थी, प्रमुख कवियत्री थी, पंजाबी कवियत्री थी, कथाकार थी। ठीक है, उन्हें उनकी साहित्य उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री भी दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की पत्रिका नागमणि का संपादन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि नागमणि जो है संपादक किसने किया था या फिर नागमणि किनकी पत्रिका है, तो आपको लिखना है अमृता प्रीतम की पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, तो ये अमृता प्रीतम के बारे में था, 1-2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। इसके बाद देखिए रजाकार कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हैदराबाद से संबंधित है, हैदराबाद जो रजवाड़ा था उससे संबंधित है। तो रजाकार देखिए किसे कहते हैं या कौन थे ये रजाकार। रजाकार हैदराबाद के निज़ाम के अर्धसैनिक बल थे, या बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। निज़ाम ने उनका प्रयोग अपने शासन के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों को दबाने के लिए किया। ये रजाकार जो था एक अर्धसैनिक बल थे, और किसके अर्धसैनिक बल थे, हैदराबाद के जो निज़ाम थे ओस्मान अली खान आसिफ, उसके जो थे हैदराबाद के निज़ाम के सैनिक थे एक तरह से। और हैदराबाद के निज़ाम यानी हैदराबाद के शासक के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता था या कोई भी उनके शासन के खिलाफ आंदोलन चलाता था, तो उन आंदोलनों को दबाने के लिए इन रजाकारों का या इन सैनिकों का प्रयोग कौन करता था, हैदराबाद के शासक करते थे। ठीक है, तो इन्हीं सैनिकों को जो है क्या कह रहे हैं, रजाकार कह रहे हैं। काफ़ी सांप्रदायिक और काफ़ी अत्याचारी थी ये सैनिक बल। ओके, 8वां प्रश्न है, भारत के विभाजन में किन 2 प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था। तो भारत के विभाजन के साथ साथ 2 प्रांतों का भी विभाजन हुआ था। तो वो 2 प्रांत कौन से हैं, देखिए पहला है बंगाल और दूसरा है पंजाब। इन दोनों प्रांतों का भी विभाजन के साथ साथ इन 2 प्रांत का भी विभाजन हुआ। तो इन 2 प्रांत का विभाजन क्यों हुआ था, देखिए क्योंकि इन 2 एरिया में जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों अधिक संख्या में रहते थे। ठीक है ना, मुस्लिम बहुल संख्या भी रहते थे यहाँ बंगाल में। तो मुस्लिम बहुल संख्यक जो बंगाल में रहते थे, इसीलिए बंगाल का विभाजन हुआ। और बांग्लादेश जो था पहले उसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उस हिस्से में चला गया था बंगाल का, जहाँ पर मुस्लिम बहुल लोग रहते थे। वो इलाका जो था बांग्लादेश में चला गया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान में। ओके, स्वतंत्रता के समय। और पंजाब का जो है आज भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके थे वो आज भी जो है पाकिस्तान में है, पंजाब का एक हिस्सा। ओके, तो इसलिए जो है धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जो है इन 2 प्रांतों का भी विभाजन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है, हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था। और दूसरा इसी में है कि भारत में विलय के बारे में उसकी क्या नीति थी। तो देखिए हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों,
और इस निज़ाम का नाम क्या था? ओस्मान अली खान आसिफ था। लेकिन यही पूछा जा रहा है कि शासक को क्या कहा जाता था, तो आपको लिखना है निज़ाम। अगर शासक का नाम पूछा जाए तब आपको लिखना है ओस्मान अली खान आसिफ। ठीक है। इसके बाद देखिए भारत में विलय के बारे में उसकी क्या नीति थी, निज़ाम की क्या नीति थी भारत में विलय को लेकर। तो देखिए, निज़ाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहता था। उसने नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता किया। यह समझौता 1 वर्ष के लिए था। अब देखिए, वो जो क्या करना चाहता था, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाना नहीं चाहता था। वह जो था हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहता था, स्वतंत्र क्षेत्र रखना चाहता था। ठीक है। और जिस पर वो जो है राज कर सके। तो वो जो है भारतीय संघ में मिलाना नहीं चाहता था। उसने केवल 1 साल के लिए भारत से अलग रखने के लिए समझौता किया था। लेकिन जब 1 साल पूरा होता है तो उसके बाद भी भारतीय संघ में नहीं मिलाता है, लेकिन बाद में जो है सैनिक कार्रवाई से इसको मिला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उसकी क्या नीति थी हैदराबाद को लेकर कि वो जो है स्वतंत्र रियासत रखना चाहता था हैदराबाद को। ओके। इसके बाद देखिए, 10वां प्रश्न जो है, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो देखिए, कौन सा सिद्धांत था? धार्मिक बहुसंख्यक का सिद्धांत था। ठीक है। विभाजन के पीछे धार्मिक बहुसंख्यक का सिद्धांत। ठीक है ना। जहाँ पर मुस्लिम अधिक थे उनको जो है पाकिस्तान बना दिया गया, और जहाँ हिंदू अधिक थे उन्हें हिंदुस्तान बना दिया गया। लेकिन काफ़ी सारे जो मतलब हिंदू थे या फिर अल्पसंख्यक लोग थे, वो आज भी जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, और आज भी हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं मुस्लिम भी रह रहे हैं हिंदुस्तान में, कई और भी धर्म के लोग रह रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में हिंदू भी रह रहे हैं आज भी। ठीक है। तो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? पूछा जाता है ये भी 1-2 नंबर में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। ढाका यानी बांग्लादेश का कैपिटल आज वर्तमान में। ठीक है। वहाँ पर की गई थी इसकी 30 दिसंबर 1906 में। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार को अपनाकर चुनाव हुए? तो मणिपुर में जो है सार्वभौमिक वैश्यक अधिकार यानी सबको वोट देने का अधिकार दिया गया था मणिपुर में। और मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाने के लिए यह अधिकार सबको दिया गया था। और पहली बार जो है मणिपुर में सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। तो ये क्वेश्चन जो है मैप में भी पूछा जाता है, और जो है ये 1 नंबर में वैसे भी पूछा जाता है। जीके टाइप के भी क्वेश्चन है सब, तो ये सब याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन यहाँ तो सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार के आधार पर हुआ सबसे पहले। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है, या फिर स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय सबसे पहले जो मतलब चुनाव हुए थे वो कहाँ हुआ था? जूनागढ़ में हुआ था। ठीक है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। जूनागढ़ में सबसे पहला चुनाव हुआ था। ठीक है। और सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार के आधार पर कहाँ हुआ? मणिपुर में सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार के आधार पर। लेकिन सबसे पहला चुनाव हुआ था जूनागढ़ में। ओके। 13वां प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए, इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है, यानी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का होगा। पहला है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। चुनाव आयुक्त भी बताना है और स्थापना भी बतानी है। तो चुनाव आयोग की स्थापना देखिए कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता के बाद ही 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। ओके दोस्तों। और पहले चुनाव आयुक्त कौन बने भारत के? देखिए, पहले चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1-2 नंबर में। और ये तो बीएड में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। और वर्तमान जो इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है दोस्तों। राजीव कुमार जो है वर्तमान है, और ये पहले थे। और चुनाव आयोग की स्थापना देखिए 1950 में की गई थी। तो इन तीनों को अच्छे से याद करें आप। इसके बाद देखिए, आज़ादी के समय जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? इन राजाओं के नाम पूछा जा सकता है, मैप में भी पूछा जा सकता है, या फिर 1-1 नंबर में पूछा जा सकता है। या तो जूनागढ़ का ही पूछा जा सकता है, या हैदराबाद का ही, या मणिपुर का ही, या जम्मू कश्मीर का ही, या चारों का भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ओके। तो देखिए, इनके शासक, जूनागढ़ के नवाब या राजा का नाम क्या था? महाबत खान था। महाबत खान कहाँ के थे? जूनागढ़ के। कंफ्यूज मत होना इन चारों में, अच्छे से इनको याद रखना। हैदराबाद के कौन थे? निजाम थे।
तो निज़ाम का नाम क्या था? ओस्मान अली खान आसिफ था। ठीक है। मणिपुर के कौन थे? बोध चंद्र सिंह, महाराजा बोध चंद्र सिंह। और जम्मू कश्मीर के हरि सिंह। तो इन चारों में कंफ्यूज मत होना, इनको सही से याद कर लो कि कौन जो शासक था उस टाइम कहाँ का था। ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये चारों रजवाड़ के शासक, क्योंकि इन चारों रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आई थी, इसीलिए ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, या तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संघ में मिलाने के लिए किन रजवाड़ों में कठिनाइयाँ आई थी, किन रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने में कठिनाइयाँ आई थी, उनके नाम लिखे। तो इन चारों के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। ओके। इसके बाद देखिए, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कब और कौन सा बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ये भी बार बार पूछा जाता है। तो भाषा के आधार पर जो है पहला जो राज्य बनाया गया, कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक है। और कब बनाया गया? दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। और मैंने जो है लास्ट वीडियो में बताया भी है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ा रहा था मैं, कि आंध्र प्रदेश बनाने के लिए जो है आंध्र आंदोलन भी चला। और पोट्टी श्रीरामुलु जो मतलब एक आंदोलनकारी थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी हड़ताल करते हुए, आंदोलन करते हुए। ओके। तो दोस्तों, मैंने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग पर एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। आपको एक नोट्स की तरह मिल जाएगा, वीडियो भी काफ़ी आसान लगेगा आपको, और सारे क्वेश्चन आंसर उसमें आपके कवर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग पर अगर कोई सा भी प्रश्न आएगा तो आप जो है आसानी से कर देंगे उसको पढ़कर, उस वीडियो को देखकर। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है। 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की गई। तो ये याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1952 में। और 1953 में किसका गठन किया गया? SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का। ठीक है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का। 17वां प्रश्न है, गोवा भारतीय संघ का हिस्सा कब बना? तो गोवा को भारतीय संघ का हिस्सा कब बनाया गया? 1987 में। याद रखना ये सन। ठीक है। ये मैप में भी पूछा जा सकता है कि वह राज्य जिसका विलय भारतीय संघ में 1987 में किया गया। गोवा ऑप्शन रहेगा, मैप में दिया रहेगा स्थान, तो आपको जो है समझ जाना है कि गोवा का विलय 1987 में किया गया। तो मैप में भी आ सकता है ये। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, 18वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की 2 सिफारिशें लिखे। तो 2 सिफारिशें में पहला आपको सिफारिश जो लिखना है वो लिखना है कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर करना, इसका पहला सिफारिश था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। ठीक है। और फिर दूसरा सिफारिश जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? दिल्ली, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इन तीनों को छोड़कर बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको पास वाले, उनके आसपास वाले राज्यों में उनको मिला दिया जाए। तो ये 2 सिफारिश आपको लिखना है अगर 2 सिफारिश आए तो। ओके दोस्तों मैंने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग पर एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख ले, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित अगर कोई सा भी एक क्वेश्चन आएगा तो उस वीडियो को देखकर आप वो उसको जो है नोट करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। उसमें जो है सभी क्वेश्चन छोटे बड़े सभी उसमें जो है कवर हो जाएंगे, उसको उस वीडियो का अगर आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो। ओके फ्रेंड्स। दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है आपका, 19वां प्रश्न वो ये है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? एक बार और सुन लीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो इसका आंसर है 14 राज्य, 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 6 यूटी। 14 स्टेट बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20वां प्रश्न है आपका कि बम्बई क्षेत्र से किन 2 राज्यों का निर्माण हुआ था? एक बार और सुन लीजिए, बम्बई क्षेत्र से किन 2 राज्यों का निर्माण हुआ था? तो बम्बई क्षेत्र से 2 राज्यों का निर्माण हुआ, 2 राज्यों का। वो कौन सा? पहला हुआ महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का। और दूसरा किसका हुआ था? दूसरा हुआ गुजरात का।
ठीक है। दूसरा, गुजरात राज्य का निर्माण हुआ। तो महाराष्ट्र का मराठी भाषा बोलते थे मुंबई में ज़्यादा लोग, तो उसको जो है महाराष्ट्र क्षेत्र बना दिया गया मुंबई से निकाल कर। मुंबई जो था काफ़ी दूर क्षेत्रों तक फैला हुआ था, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था मुंबई पहले, ठीक है। 1950 स्वतंत्रता के समय, 1950 के समय, स्वतंत्रता के समय जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो 1956 के बाद जो है 1960 में जो है मुंबई का निर्माण किया गया। मुंबई में से महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। जो मराठी भाषा बोलते थे उस क्षेत्र को महाराष्ट्र बना दिया गया मुंबई से निकाल कर, और फिर जो गुजराती भाषा बोलते थे उसे जो है गुजरात बना दिया गया, ठीक है। तो भाषाई आधार पर भी इसका गठन किया गया 1956 के बाद जो है। ये 1960 में निर्माण हुआ था इन दोनों का भी, मुंबई से या बम्बई से निकले थे ये दोनों राज्य। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो थे 20 प्रश्न थे हमारे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और हर साल जो है बोर्ड में इनमें से पूछे जाते हैं। 2, 4 नंबर, 5 नंबर में, 5 नंबर लायक जो है इन 20 क्वेश्चन में से आ जाते हैं। तो काफ़ी आसान है और इसको जो है आप अच्छे से याद कर लें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना सोच कर चले कि इनमें से पक्का आएगा एग्ज़ाम में। ओके, आई होप कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको जो है सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो जो है इस पर मिलते रहेंगे।